हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की फिफ्थ सेशन जिसका नाम है हाइब्रिड फंड्स। ठीक है, हाइब्रिड फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। हाइब्रिड फंड्स क्या होता है और हाइब्रिड फंड्स के क्या एडवांटेज है और हाइब्रिड फंड्स में हमें कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, गेन मिल सकता है, क्या ड्यूरेशन है उसका, कितना लंबा हम चला सकते हैं इसको और कितना शॉर्ट हम चला सकते हैं। ये भी ज़रूरी है, कई लोगों को अपना पैसा बहुत जल्द रिटर्न चाहिए पड़ता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। चलिए, हाइब्रिड फंड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स की। एसेट्स, उसमें तीन एसेट्स होते हैं हाइब्रिड फंड्स में। पहला एसेट्स होता है इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड मनी मार्केट। इक्विटी फंड जैसा आप समझ चुके हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से ही इक्विटी फंड्स होते हैं। ये सारे फंड्स उसमें ले लिए जाते हैं। डेट फंड्स हो गया अपना, डेट फंड्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं, डेट फंड्स जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के सर्विस सेक्टर्स वाले फंड्स होते हैं, वो डेट फंड्स हो गए। मनी मार्केट जो कि आरबीआई के पास होल्ड रहता है मनी। ठीक है, डेट फंड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक डेट फंड ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। डेट फंड्स वो फंड होते हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन जिन्हें हम इंटरेस्ट बेस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर। ठीक है, और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कई सारे। कोई जैसे फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस कंपनी हो गई, कोई महिंद्रा फाइनेंस कंपनीज हो गई, कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, ये सारे इंक्लूड्स करते हैं डेट फंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले डेट फंड हाइब्रिड फंड्स में कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स वो हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें डेट पार्ट ज़्यादा होता है और इक्विटी पार्ट कम होता है। कंजर्वेटिव से आप समझ सकते हैं, क्योंकि डेट कंजर्वेटिव का मतलब है थोड़ा सा सेफ साइड, थोड़ा सा आप थोड़ा सेफ चल रहे हैं। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, मीडियम रिस्क होता है। मार्केट का फ्लक्चुएशंस होते हैं और थोड़ा कम फ्लक्चुएशन से आपको रिटर्न मिलता है। और इसमें डेट पार्ट ज़्यादा होता है, जिससे कि आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से इंट्रैक्शन नहीं रहता है। डेट मीन्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये क्या लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट शुड बी बिटवीन 75% to 90% ऑफ द टोटल एसेट्स। डेट मीन्स कि डेट पार्ट रहेगा 75 से 90% डेट पार्ट रहेगा। मतलब आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस, चाहे मार्केट जैसा भी फ्लक्चुएशंस हो, उसको इससे परवाह नहीं है, उसको इससे कल मर्ज नहीं कर सकते। वो एक अलग है और ये एक अलग है। ये एक इंटरेस्ट वाला पार्ट है। और इक्विटी फंड होता है, इक्विटी फंड है 10 to 25% इक्विटी फंड होता है। इसमें इक्विटी फंड में आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट का एक्सपोजर मिल गया। मार्केट एक्सपोजर मिलने का मतलब होगा कि थोड़ा सा इसमें इक्विटी फंड डाला गया, जिससे कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा प्लस में चली जाती है, बहुत ज़्यादा माइनस में चली जाती है, तो थोड़ा सा इसका पार्ट भी, रिटर्न का पार्ट आपको मिले। इनकम टैक्स के दायरे से देखें कि ये थ्री थ्री इयर्स का इंडेक्सेशन चलता है इसमें। तीन तीन साल को लॉन्ग टर्म बोलते, 3 साल के बाद को इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो इनकम टैक्स की एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग सेशन लूँगा, जिसमें मैंने सारा बताना है आपको कि कैसे कैसे डील करता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। वो होते हैं जिसमें इक्विटी पार्ट ज़्यादा है। अब इसमें उल्टा हो गया, जो डेट पार्ट में जहाँ ज़्यादा था, वहाँ अब इक्विटी पार्ट में ज़्यादा हो गया। एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिवली काम करे, बहुत तेज़ी में काम करे, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो इक्विटी पोर्शन अप्स एंड डाउन्स होंगे। डेट मार्केट का थोड़ा सा फर्क आएगा उसमें। डेट बाजार थोड़े सा अपन को ब्याज देते हैं, तो उसका डेट मार्केट का थोड़ा सा फर्क आता है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक अलग फंड आया, डायनामिक एसेट्स एलोकेशन एंड बैलेंस एडवांटेज फंड और बैलेंस। ये दोनों सेम फंड्स हैं। ये काम कैसे करते हैं, इस इनका काम होता है सीधा एडजस्ट करना है इन्वेस्टमेंट को। मार्केट प्लस हुई तो आपकी इक्विटी को इन्होंने बढ़ा दिया, मार्केट गिरी तो इक्विटी को कम कर दिया। डेट को बढ़ा दिया, उस टाइम डेट को बढ़ा दिया जाता है। मार्केट जब बढ़ती है तो डेट को कम कर दिया जाता है। ये एक एग्जांपल दे रखा है मैंने निफ्टी का, निफ्टी 50 और बुक प्रॉफिट वर्सेस एक फंड लिया मैंने, आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। मैंने ऐसे ही सैंपल वाइज लिया है फंड। तो इसमें आप देख सकते हो
जो रेड कलर का है वो निफ्टी 50 है। आप देख सकते हो रेड कलर का 2.7971 पॉइंट डाउन हुआ है, तो उधर मार्केट को उन्होंने प्लस कर दिया 77.4% पे। ठीक है, ये ऐसे वो करना पड़ता है उनको, क्योंकि ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये इसमें एडजस्टमेंट का पूरा है। फंड मैनेजर्स लगे रहते हैं इनको, इस फंड को एडजस्ट करने में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ऐसा फंड है जिसको अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर इन्वेस्ट करना है, मार्केट का कोई देखना नहीं, मार्केट प्लस हो माइनस हो, ऑटोमेटिकली ये कलेक्ट कर लेता है और रिटर्न कमा के देता है। तो इसमें अगर जो इन्वेस्टर अपना पैसा लगाना चाहते हैं, ज़्यादातर रिटायर्ड पर्सन हो वो भी लगा सकते हैं, जो रिटायर्ड नहीं हो, जो न्यू है, तो वो इसकी एसआईपी भी कर सकते हैं। इन्वेस्टर जिसकी एज 25 से 30 साल 40 साल है, वो अपना 15 to 20 ईयर्स तक का प्लान कर सकते हैं। रिटायरमेंट वाले 10 ईयर्स के लिए प्लान कर सकते हैं, रिटर्न काफ़ी अच्छा आता है इसका। ठीक है, आगे हम देखेंगे मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। ये फोकस करते हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स क्लास पे, अलग अलग सेक्टर्स भी लेते हैं, अलग अलग एसेट्स क्लास भी लेते हैं। एसेट्स क्लास तो दो तीन हुई, जैसे कि इक्विटी हुई, डेट हुई, बॉन्ड्स हुए और मनी मार्केट हुआ। तो ये सारे एसेट्स क्लास पे फोकस करते हैं और उन्हीं पे कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 3 एसेट्स क्लास लेके चलते हैं, और 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इनका नज़रिया होता है, इनका देखने का, इन्वेस्ट करने का, सॉरी। एंड मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है। इसमें आपको एक्सपोजर मिल सकता है 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं इसमें, और लमसम भी डाल सकते हैं। लमसम के लिए आपको 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स में रिटर्न आ जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। एक है आर्बिट्रेज फंड। आर्बिट्रेज फंड में नुकसान होने के चांसेस 1% थोड़ा सा होता है। इस ये क्या करते हैं, डिफरेंस मैं अब बताता हूँ। पहली बात तो ये फोकस करते हैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ पे। ठीक है, प्रॉफिट ये कमा के देते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड डेरिवेटिव मार्केट। स्टॉक और डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन दोनों बीच का जो कुछ भी आता है वो प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट होता है 65% की टोटल मिनिमम टोटल एसेट्स की होल्डिंग होती है इनके। इक्विटी या इक्विटेड इन्वेस्टमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल के बाद आप बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 1 साल से पहले आप बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ठीक है, ये मैं आगे सेशंस वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। इक्विटी सेविंग फंड, ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं जो कि डेट, इक्विटी एंड आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का पूरा मिक्सचर होता है इसमें। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी है कि सेविंग्स भी हो रही है आपकी और इक्विटी में लगा भी है पैसा, मतलब इक्विटी में भी लगाए हैं, डेट में भी लगाए हैं, थोड़ा सा आर्बिट्रेज का भी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल रखा है। मिनिमम 65% ऑफ द टोटल एसेट्स होता है और इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड में, और 10% का डेट एंड डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और कुछ आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी प्लान एंड हु कैन इन्वेस्ट एंड बेनिफिट्स। देखिए, ये सारे जो मैं फंड्स बताए मैंने, ये हाइब्रिड फंड्स हैं। इसका पहले नाम था बैलेंस फंड। बैलेंस फंड का मतलब सीधी सी बात है, इसमें इक्विटी पोर्शन, डेट फंड और मनी मार्केट तीनों होता है इन्वेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, ये जितने भी फंड्स हैं, अगर आपको बेनिफिट कमाना है अच्छा सा, या तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एज ग्रुप लेके चलता हूँ 50, एज ग्रुप है 50। ठीक है, 50 का मतलब हुआ कि कोई क्लाइंट है मेरा, वो 50 साल का है। अब कैसे करेगा इन्वेस्ट और कौन करेगा, तो मैंने अभी बता दिया आपको, वो बेनिफिट कैसे मिलेगा। देखिए, मान लीजिए 50 ईयर्स का एज है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा है कि अपने बच्चों के लिए सेव कर सके। अगर वो चाहता है कि मुझे 10 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा, 10 साल बाद एट द एज ऑफ 60 आई विल गेट रिटायर्ड, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट को अपना देखूं। एक पहली स्ट्रेटजी तो ये कहती है कि आप क्या करिए कि कुछ पैसा
अगर थोड़ा सा भी पैसा है उसकी SIP कर लीजिए 10 ईयर्स तक, ठीक है। 10 ईयर्स तक SIP कर लीजिए। कुछ पैसे उसमें से कुछ पार्ट निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये का सोचा, तो 5,000 रुपये का तो आप तो हाइब्रिड फंड ले लीजिए और 5,000 रुपये का बैलेंस एडवांटेज फंड ले लीजिए, जिसमें आपको एडवांटेज मिल सकता है इक्विटी का। ये दोनों फंड्स लेने के बाद आपको 10 ईयर्स में काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल सकता है, ठीक। 10 साल बाद इसका आप विड्रॉल लगा लीजिए। जो रिटायर्ड पर्सन 10 साल बाद जैसे आप रिटायर्ड होंगे, इसका आप विड्रॉल लगा लीजिए। एवरेज बेसिस पे 8-9% का विड्रॉल लगा लीजिए। विड्रॉल लगाने से बेनिफिट ये होगा, आपके जो घर का खर्चा हो वो चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं बेनिफिट की। फॉर एग्जांपल आप एज 50 है और आप चाहते हो कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा फंड मिल जाएगा, मैं बच्चे के लिए, अगर मेरा बच्चा 25 साल का है या फिर और उससे थोड़ा कम का है, तो मैं क्यों ना उसमें इन्वेस्ट कर दूँ। अगर वो 18+ है तो मैं क्या करता हूँ, उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ और लंबा चलाता हूँ 10-15 साल के लिए। उसका बेनिफिट उसके बच्चे को भी मिल सकता है, उसका बेनिफिट उसके बच्चे को भी मिल सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि मैं आपको बताऊँगा, अगर जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, उतना बेनिफिट होगा। अर्ली का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल आफ्टर द एज ऑफ 18 आपने ये सोचा कि मुझे इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, लेकिन अभी उतनी इनकम नहीं है, लेकिन क्या करें। लेकिन आप तो एफर्ट करके थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखिए, 1,000 इन्वेस्ट करिए या 2,000 इन्वेस्ट करिए, मंथली इन्वेस्ट करिए, लमसम इन्वेस्ट करिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए, लेकिन करिए ज़रूर। क्योंकि जब आप 18+ हैं और तब आप 10 साल का एवरेज मान के चलें कि 10 ईयर्स का प्लान करते हैं, आप 15 ईयर्स का प्लान करते हैं, तो उस टाइम तक कितने रिटर्न बन सकते हैं आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा। और जब आप एज 25+ हो जाते हैं, 30+ हो जाते हैं या 40 भी प्लस हो जाते हैं, तब थोड़ा सा अगर आप प्लान करें तो आपको थोड़ा सा दुविधा वो ये होती है कि भाई अगर मुझे नुकसान हो गया तो मैं रिटायरमेंट में क्या करूँगा, बच्चे मुझे, मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे देंगे कि नहीं देंगे, तो ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो समस्या ये आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी अर्ली इन्वेस्टर्स हैं और जो भी 18+ हैं, 20-25 बी की एज के भी हैं, तो प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट करिएगा। ये जो मैंने हाइब्रिड फंड्स बताए हैं, बाकी आप कॉल करके मुझे आप कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस दे दूंगा कैसे क्या चल सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। हाउ डू बी प्लान मैंने बता दिया, तरीके कैसे प्लान कर सकते हैं, और भी तरीके हैं वो मैं आगे बताता रहूँगा, हर एक सेशन से बताता रहूँगा। हु कैन इन्वेस्ट मैंने 2 अलग अलग एज ग्रुप के लिए 50 का भी लिया है और 40 का भी लिया है, 25 का भी लिया है। बेनिफिट क्या हो सकते हैं, देखिए रिटर्न काफ़ी अच्छे निकलते हैं अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर करंट सेशन देखें तो अभी जो कि मार्केट चल रही है, ये सेशन काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए, बहुत ही बहुत अच्छा है। इस मार्केट सेशन में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप ये मान के चले आप तो 15% का रिटर्न कमाने वाले हैं आगे भविष्य में, विद इन 5 से 10 साल में आप 15% का रिटर्न कमा सकते हैं, SIP में भी और लमसम में भी, ठीक है। मैंने ये तो प्लानिंग डिसाइड की है, जैसे पेंशन प्लान और रिटायरमेंट प्लान। पेंशन की प्लानिंग और रिटायरमेंट की प्लानिंग ये मैंने डिसाइड किया है ये हाइब्रिड फंड्स में। अगर आप हाइब्रिड फंड्स में लेके चल रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल 18+ वाला व्यक्ति है तो वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, पेंशन भी प्लान कर सकता है, वो आराम से थोड़ा थोड़ा करके लगा सकता है। मिनिमम 2-3 thousand से अपना इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये एंड है सेशन का। अगला सेशन में और आगे लूँगा। अगला सेशन का नाम ELLSS टैक्स सेविंग स्कीम है अंडर सेक्शन 80C एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेशन, हो सकता है अगले सेशन में 2 दिन का 3 दिन का गैप लूँ मैं, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ भाई, तो इसको मैं जल्द से जल्द निकालने वाला हूँ। अभी हाइब्रिड फंड्स के लिए मुझे काफ़ी लेट हो गया, अब मैं ELSS का सेशन निकालने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, टैक्स सेविंग फंड्स हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और, वॉरेन बफेट की गाइडलाइंस है। वॉरेन
बफेट जैसे आप सब जानते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के गुरु हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो इनकी बड़ी अच्छी लाइन है, द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अ यंग पर्सन कैन मेक इन इट्स ओन इन सॉरी is in their own education, in their own mind, because money comes and goes, relationship comes and goes, but what you learn once stay with forever. इसलिए मैं कहता हूँ अर्ली आप स्टार्ट करिए, बहुत बेनिफिट होगा इसमें आपको, बहुत रिटर्न अच्छे मिलेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं स्टार्ट किया तो कोई बात नहीं, आप मौका है, अभी अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स टू ऑल माई एक्टिव क्लाइंट्स। हाँ, मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत थैंक्सफुल कहता हूँ। कई सारे मेरे क्लाइंट्स में नाम अभी तो नहीं ले सकता हूँ। कई सारे क्लाइंट्स हैं और डिस्कस करेंगे सारे क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मैं और आगे भी डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर हियरिंग मी।